इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। लव जिहाद भारत की, उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे देश में ये सिस्टमेटिक प्लान बनाकर किया जा रहा होगा, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर है कि अपनी कौम बढ़ानी है और कैसे बढ़ानी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 और ऐसा ही 2018 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 पास किया था। हमको सबको याद होगा कि 2018 के इस कानून में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले ही कुछ मौलानाओं को ये ऑर्डर किया कि आप कंप्लाइंस पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। इस एक्ट की कंप्लाइंस ये है कि अगर कोई कन्वर्जन कोई मौलाना करवाता है, इस प्रकार की इंटर रिलीजियस मैरिज कोई करवाता है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को प्रेजेंट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को उसने बताना पड़ेगा कि आखिर वो क्या कर रहा है और उसने किसका कन्वर्जन करवाया है। 1 महीना पहले, कन्वर्जन से 1 माह पूर्व उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सूचना देनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर इंक्वायरी सेटअप करेगा और इंक्वायरी सेटअप करने के बाद अनुमति देगा। ये बिल्कुल वैसा ही कानून बनाने की कोशिश की गई जैसा कि SC/ST के मामले में अगर SC/ST को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो तो वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है एज पर SC/ST एक्ट। उस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले जो खरीदार है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन करना पड़ता है और उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन करने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन होता है और जब समाधान हो जाता है कि हाँ वाकई में ये ज़रूरतमंद है और इसलिए ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तभी सरकार उसको अनुमति देती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर सीधे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए SC/ST एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है, वो इलीगल माना जाएगा। अब चूंकि जो दबा कुचला वर्ग है वही कन्वर्जन भी करता है, प्रॉपर्टी का भी कन्वर्जन करता है और प्रॉपर्टी को कन्वे करता है। कन्वे करने से मतलब है कि वो प्रॉपर्टी की कुछ राइट किसी और को देता है। तो SC/ST एक्ट के तहत जब हमने प्रोविजन लगाया है तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने इन दबे कुचले लोगों को जो कन्वर्जन कर रहे हैं, जो अपनी रिलीजन को चेंज कर रहे हैं, उनको रिलीजन चेंज करने से पहले या जो करवा रहा है उसको एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने रखनी पड़ेगी और उसको ये बताना पड़ेगा कि कन्वर्जन कर रहे हैं और सामने व्यक्ति को प्रेजेंट होना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने वाकई में कन्वर्जन करने के लिए क्या क्या विचार किया है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है और वो क्यों कन्वर्जन करना चाहता है। हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज जो संसार का सबसे उत्कृष्ट धर्म बनता है, रिलीजन इसके सबऑर्डिनेट में आता है, धर्म प्रिवेल करता है और धर्म और रिलीजन में बहुत फर्क है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, ये एक साइंटिफिक धर्म है। साइंटिफिक धर्म से कोई भी व्यक्ति अगर विरत होता है तो ये पक्की बात है कि वो मानसिक रूप से या तो विक्षिप्त है या फिर मानसिक रूप से बीमार है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त या बीमार होता है और अपने रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को छोड़कर खासतौर से जाता है, वो व्यक्ति ये निश्चित है कि उसके वो कहीं ना कहीं या तो डिप्रेशन में है या किसी परेशानी में है या फिर वो किसी न किसी के द्वारा बरगलाया समझाया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति का कन्वर्जन, जब प्रॉपर्टी के कन्वर्जन को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करवाते हैं तो प्रॉपर्टी का कन्वर्जन तो व्यक्ति का कन्वर्जन, रिलीजन का कन्वर्जन क्यों नहीं किसी की उपस्थिति में करवाया जाए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समाधान कर ले तो फिर उसका कन्वर्जन हो सकता है। इसके पीछे जो युक्ति रही होगी वो ये रही होगी कि कम से कम वो लोग जिनका जबरदस्ती कन्वर्जन करवाया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाने से कतराएंगे। बाकी जिनका विलफुली जो कन्वर्जन करना चाहते हैं उनको तो कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं रोक सकता, ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना ही कोर्ट रोक सकता है। लेकिन जो लोगों को बरगलाकर अनलॉफुल कन्वर्जन किया जा रहा होगा उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही ये दोनों कानून पास हुए। इन कानूनों में विवाह अगर वो कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन विवाह के पर्पज से करता है या कन्वर्जन धन लेकर करता है या बरगला के करवाया जाता है, बंदूक दिखाकर करवाया जाता है, उसको प्रेशर में लेकर करवाया जाता है या उसको धन दिखाकर करवाया जाता है, इन सभी सिचुएशन में जो कन्वर्जन है वो उसकी इच्छा से कन्वर्जन नहीं है। और ऐसा कन्वर्जन जो इन्फ्लुएंस में किया जाता है वो कन्वर्जन वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 14 से लेकर धारा 18A
तक ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति का जो डोमिनेट कर सकता है, जो जिसके इन्फ्लुएंस में व्यक्ति है, और या फिर जिसको किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार से जिसको इन्फ्लुएंस किया गया हो, वो कन्वर्जन वैलिड नहीं। इसमें मैं आपको एक केस भी बताता हूं। दशरथ पासवान का एक केस है जिसमें एक महिला जिसका विवाह किया गया है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति की बॉडी को उठाने से पहले परिवार वाले ये कहते हैं कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, तुमको भतीजा गोद में लेना पड़ेगा, अगर तुम भतीजे को गोद में नहीं लेते तो फिर ये मिट्टी यहां से नहीं उठाई जाएगी। वो उस समय परिवार के दबाव में, इन्फ्लुएंस में, कोर्सिव तरीके से बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है और बाद में बच्चे के अडॉप्शन को इनवैलिड घोषित करवाने कोर्ट जाती है। तो कोर्ट ये कहता है चूंकि ये दबाव में बच्चे का कन्वर्जन हुआ है, यानी कि बच्चे को दबाव में गोद लिया गया था, इसलिए इस प्रकार की कोई युक्ति वैलिड नहीं है, ये वॉइडेबल है, ये शून्य करनी है, और इसको अगर महिला चाहे तो शून्य घोषित कर सकती है। और महिला के फेवर में वो जजमेंट गया था। ऐसे ही क्या कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस में किया जाए? अगर नहीं है तो वो अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होने के बाद वो अपनी बात कहेगा, बात कहने के बाद अगर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो कौन रोकने वाला है? और अगर अथॉरिटी को समझ में आता है कि वाकई में ये इसकी परिस्थिति है, या इसका मन किसी रिलीजन में लग गया है, अल्लाह से वो मिल गया है, या फिर वो परमेश्वर का अधीन हो गया है और वो अब उसको रोका नहीं जा सकता, या वो उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, वो तो जाकर ही रहेगा, तो अथॉरिटी अपने आप उसको इजाजत देगी। लेकिन बाकी के जो इन्फ्लुएंस में करवाए गए, जो कोर्सिव तरीके से करवाए गए कन्वर्जन हैं, वो कन्वर्जन सारे के सारे वॉइडेबल हो जाएंगे और शून्यकरणीय हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कानून आया। मैं इस पर चर्चा आज इसलिए कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक पीआईएल दाखिल हुई है, और वो पीआईएल इन कानूनों को चैलेंज किया गया है। लॉयर्स के नाम है विशाल ठाकरे, अभय सिंह यादव और प्राणवेश। इन्होंने एक पीआईएल दाखिल की। हालांकि हम सब जानते हैं कि पीआईएल दाखिल करना आजकल हमारे फैशन बन गया है कि कुछ भी ऐसा होता है जो लार्ज स्केल पर फेमस होता है उसको चैलेंज कर दीजिए, अच्छा या खराब जो भी होगा देखा जाएगा। इन लोगों ने इन कानूनों को ये कहते हुए चैलेंज किया है कि इन कानूनों में कौन बताएगा, सरकार नहीं तय करेगी कि कन्वर्जन करना है या नहीं करना है, व्यक्ति अपने रिलीजन में रहे या ना रहे, व्यक्ति अपने रिलीजन में विवाह करे या ना करे, ये सरकार तय नहीं करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत सारे मामलों में ये कह चुका है कि ये सरकारें तय नहीं करेंगी कि कौन किस रिलीजन में रहे, लेकिन सरकारें जो इलीगल हो रहा है उसको तो तय कर ही सकती हैं। मैं उसका एक सामान्य इलस्ट्रेशन आपको देता हूं कि जब दो लोगों का विवाह होता है तो विवाह के 1 वर्ष तक हमने उसकी डिवोर्स पिटीशन लेने के लिए मना करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरह की व्यवस्था की कि हम 1 वर्ष तक उसकी डिवोर्स हो ही नहीं सकती, जबकि अगर कहना चाहो तो ये फंडामेंटल राइट है, मैंने विवाह किया है, मैं विच्छेद कर लूं, किसी को क्या समस्या है। लेकिन वो जब समाज की भलाई के लिए किया जाता है तो फिर वो वैलिड माना जाता है। इसके अतिरिक्त हमने कहा 7 वर्ष तक पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़ा होता है उनकी विवाह के, तो उन 7 वर्षों में उस पति को ही दोषी माना जाएगा। यदि पत्नी के साथ कोई गलत होता है तो 498 कैपिटल ए और धारा 304 कैपिटल बी ऑफ आईपीसी में हमने ये व्यवस्था रखी है कि अगर वो मर जाती है और कोर्सियन किया जाता है उससे पहले, तो ये माना जाएगा कि पति जो है वो दहेज हत्यारा है। और अगर 498 ए में हमने व्यवस्था रखी है कि अगर पत्नी को लजाया सताया जाता है तो ये एक्ट इन मैरिज यानी कि कोर्सियन इन मैरिज माना जाएगा। और कोर्सियन इन मैरिज माना जाएगा, ये प्रिजम्पशन है। अगर हमने एविडेंस एक्ट में कुछ प्रिजम्पशंस लिए हैं, जैसे हमने कहा कि यदि किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बनता है और महिला ये कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस महिला की कंसेंट नहीं थी। इसी प्रकार हमने कहा कि अगर कोई विवाह हुआ है और किसी महिला की मृत्यु हो गई, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में मृत्यु होती, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो दहेज हत्या है। तो फिर इस तरह के जब हमने अबला नारी के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि 99.99% परिवारों में, हिंदू समाज में ये समस्या नहीं होती, लेकिन 0.001% जो महिलाओं को सताया जाता है या महिलाओं को प्रेशर में रखा जाता है, उनके संरक्षण के लिए इस तरह के कानूनों की व्यवस्था की गई है। तो क्यों नहीं इस प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन कानून को हम इस प्रकार से लें कि जो लजा सताकर रिलीजियस पर्पज से या लव जिहाद करने के उद्देश्य से या कन्वर्जन करने के उद्देश्य से या अपनी कौम बढ़ाने के उद्देश्य से, दूसरी कौम पर हमला करने के उद्देश्य से, दूसरी कौम को अपने प्रेशर में लेने के उद्देश्य से ये कानून पास ये जो किया जाता है, इस पर अगर
0.001% लोग भी ऐसा कन्वर्जन करते हैं तो उन लोगों को रोका जा सके, उनके साथ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके, कन्वर्जन करके उनके साथ जो किया जाता है वो उसको रोका जा सके। इसमें टीना ढाबी का अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन देखा कि विवाह तो हो गया लेकिन बाद में उसको डिवोर्स लेनी पड़ी। इमरान खान जो आमिर खान के भांजे हैं, उनके विवाह को हमने देखा कि हिंदू महिला के साथ उन्होंने विवाह किया और बाद में वो आज स्टेटमेंट दे रही है कि वो कितनी दुखी थी। ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कानूनों को मुझे लगता है कि नेशनल कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि ये स्टेटों को अलग से कानून न बनाना पड़े। और स्टेटें अपने अपने यहाँ इस तरह के कानून बना रही हैं, बहुत सारी स्टेटें बहुत पहले से इस तरह के कानून बना चुके हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी कहा था, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के कानून सरकार पास कर रही है। इससे पहले राजस्थान, आज़ादी से पहले राजस्थान की प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे कानून इस तरह के बनाई पड़ी थी। 1954 में इस तरह का कानून संसद में लाया गया था, 1967 में संसद में कानून लाया गया था। संसद में आज की ये चिंताएं नहीं, आज़ादी से पूर्व की ये चिंताएं हैं और इन चिंताओं को ध्यान में रखना, इन चिंताओं का समाधान करना हर सरकार की जिम्मेवारी बनती है और ये आज की केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। तो इस तरह के कानून को चैलेंज करना मुझे लगता है अपने आप में भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर को भंग करने जैसा है, क्योंकि सेकुलर स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो जिस रिलीजन को मानना चाहता है उसको वैसा मानने दिया जाना चाहिए, उसको इन्फ्लुएंस में नहीं लेना, उसको कोर्सिव नहीं करना, उसको लजाना सताना नहीं और उसको किसी अभाव या प्रभाव के कारण उसको कन्वर्ट नहीं करवाना। अगर ये कानून ऐसा व्यवस्था कर रहा है कि अभाव, प्रभाव या दबाव के कारण किसी का कन्वर्जन नहीं होना चाहिए और उसको हम रोकेंगे, तो मुझे लगता है कि ये काबिले तारीफ चीज़ है और भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर को फेवर करने वाली चीज़ है। सेकुलर स्ट्रक्चर का मतलब है मैं अपनी मर्जी से चाहे जो रिलीजन को मानूं। अगर आप अपनी मर्जी से कोई रिलीजन को स्वीकार करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने में क्या समस्या है? आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होने में क्या समस्या है? आप अपनी प्रॉपर्टी का कन्वर्जन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने में क्या समस्या है? आप अपने बच्चे की मैरिज करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन करने में क्या समस्या है? ये समस्या नहीं है, ये समाधान है। मुझे लगता है कि जो सरकार कर रही है वो समाधान कर रही है ताकि लोगों के ऊपर ज्यादती ना हो और लोगों का बचाव किया जा सके। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो पीएल डालने वाले लोग हैं इन पर ऑनरेबल कोर्ट को बड़ी पेनल्टी लगानी चाहिए ताकि हर कानून पर, जो कानून बनाया जाता है देश की भलाई के लिए, उसके हर कानून के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा और अपने क्वेश्चंस खड़े करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।